एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब, आपने टाइम दिया। सर 2019 में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपनी तैयारियों की एक झलक दिखाई थी जिसमें इंडिया को मुंह की खाना पड़ी थी। आप क्या समझते हैं कि अब भी हमारे शाहीन तैयार हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब मुझे इनवाइट करने का। पाक फ़िज़ाइया हमेशा तैयार होती है जी, क्योंकि एयरफोर्स के डायनामिक्स ऐसे हैं कि आप घंटों और कई दिनों की तैयारी नहीं कर सकते। हमारे पास जब भी कोई ऑफेंस किया जाता है या मिस एडवेंचर किया जाता है वो चंद मिनट्स में होता है, घंटों में नहीं होता। और पाक फ़िज़ाइया को कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप को उस स्टेट ऑफ रेडीनेस या अलर्टनेस पर रखना पड़ता है जिसमें चंद लम्हों में हमारे जहाज़, हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर्स सारे के सारे वॉर स्टेटस पर चले जाएं। अभी भी हिंदुस्तान ने जब पहलगाम किया था और ये ऐलान किया था कि हम पनिश करेंगे पाकिस्तान, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है और आपको इत्मीनान होगा कि पाक फ़िज़ाइया ने सिर्फ 6 से 8 घंटे के दौरान पूरे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और साहिल के समंदरों और कोयटा बलूचिस्तान तक पाक फ़िज़ाइया के हर जगह अपने ना सिर्फ एसिड पहुंचा दिए थे बल्कि जहाज़ पहुंचा दिए थे। और उसके अलावा हमने जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलर होता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जहाज़ होते हैं और सबसे बढ़कर एयर डिफेंस के वेपन्स मिसाइल्स होते हैं, वो सब के सब इतनी क्विकली पहुंचा दिए थे और हमेशा पहुंचाते रहे हैं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। तो हमारी एयरफोर्स की काबिलियत है, हम पीस टाइम में ट्रेनिंग ही इस तरह करते हैं। एक हमने आउट नंबर लड़ना होता है और एक शॉर्ट नोटिस पर लड़ना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स इस वक्त जो मैं क्योंकि एयरफोर्स से राब्ते में हूँ, मेरी बात होती रहती है ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स माशाल्लाह इस वक्त बहुत रेड अलर्ट है। हमारे हर शख्स का जो भी, चाहे ग्राउंड टेक्नीशियन हो चाहे सिविलियन हो, हमें सपोर्ट करने के लिए जो एयरफोर्स में, एवरीबडी इज स्टेट ऑफ द हाईएस्ट अलर्टनेस पे हम तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि अभी कुछ रोज़ पहले भी ये खबरें आई थी कि जब इंडिया के तैयारे उड़े चंडीगढ़ के करीब से और कश्मीर की तरफ उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो फ़ौरन हमारे तैयारे ना सिर्फ शाहीन उड़ गए बल्कि उनके साथ C-130 भी था जो उनको जैम करने के लिए, और उसके जैसे आपने कहा तो उस पे पाक फ़ज़ाइया ने फ़ौरन जब उनको रोक लिया और उनको जैम भी कर लिया तो फ़ौरन वो वापस भाग गए। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा था, ये पूरा वाक़या था क्या? देखिए ये इंसिडेंट सिर्फ आपकी नज़र में या आपके नॉलेज में यही एक वाक़या आया है। पाक फ़िज़ाइया के जो जहाज़ हैं वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हों, वो जैमर्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हों, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रडार हवा में जो उड़ रहे होते हैं जहाज़ जो रडार का काम करते हैं, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पहले से उड़ रहे हैं। और मैं छोटी सी करेक्शन करता चलूँ या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके नाजरीन के जहन में शायद ये पैदा ना हो कि शायद एयरफोर्स ज़मीन पर आराम से बैठी हुई थी तो अचानक हमने डिटेक्ट किया तो हम पहुँच गए तो भगा दिया, ऐसा नहीं है। पाक फ़िज़ाइया नॉर्थ की पहाड़ियों से लेकर समंदर तक इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है और इंतज़ार करती है। हमारी नज़र है बॉर्डर पार, हर जहाज़ जो उनकी तरफ से हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, बल्कि ट्रैक कर रहे होते हैं, कहना ये चाहिए। तो ये नहीं होता कि हमने कोई ऑब्जर्व किया कि वो आए हैं तो हमने कोई रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्स करने के लिए तो एयरफोर्स तैयार है क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स का टाइम बहुत लिमिट है, ना होने के बराबर है। आपको भी पता है अगर कोई दुश्मन बॉर्डर पार करके आना चाहे तो 2-3 मिनट के अंदर वो लाहौर का फासला तय कर लेते हैं। तो आया आप बंकर से या हट्स में आप पे बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, वहां से भागेंगे, जहाज़ों पर जाएंगे, फिर लाहौर पहुंचने से पहले दुश्मन को कैसे रोकेंगे? तो हम एक पीरियडिकली एक फ्लीट है, एक नंबर होते हैं स्पेसिफाइड, वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे किसी भी अनफोर्सीन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। और ये उनको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट करेंगे हर जगह हमारे फाइटर्स और शाहीनों को हवा में रेडी पाएंगे और हर तरह का हम मुकाबला करेंगे। और एक टाइप का जहाज नहीं है हमारे में, जैसे कहा है आपने खुद भी बताया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमर, रिफ्यूलर, सब कुछ हमारा नीड बेस पर अवेलेबल भी होता है और रेडी भी होता है ज़मीन पर भी। अच्छा चिश्ती साहब, आलमी जो दफाई तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि जंग के ख़तरात जो है वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जैसे हमसाए या मोदी जैसे फाशिस्ट हुक्मरान से कुछ भी उम्मीद तो की जा सकती है। अगर भारत ने कोई रद्द-ए-अमल इस पे ज़ाहिर किया या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो आप क्या समझते हैं कि मुमकिन तौर पे वो कहाँ इस दफ़ा हमला कर सकता है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई कार्रवाई करेगा, आज़ाद कश्मीर में करेगा या किसी और जगह पे? देखिए ये बाज़ दफ़ा आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। हिस्सा ये होता है कि आप दुश्मन मुल्क को, जैसे उसने पाकिस्तान को समझ के ऐलान किया कि हम पनिश करेंगे,
आपको कहा जाता है तो आप जाहिर है अपने सारे इक्विपमेंट जहाज़ों के साथ फुल अलर्ट पर चले जाते हैं, जहाज़ों में पेट्रोलिंग शुरू कर जाते हैं। तो इंडिया का मकसद ये भी हो सकता है कि हमें वो एग्जॉस्ट करे। एग्जॉस्ट का मतलब है कि हम फटीग हो जाए, हमारे इंजीनियर पायलट जहाज़, जाहिर है उनकी लिमिट होती है उड़ने की, तो शायद एक ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी होता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये अब टल गया सारा खतरा जो इंटरनेशनल कह रहे हैं वो, क्योंकि आप एक और चीज़ देखिए, हिटलर ने भी अपनी कौम को बड़ी तवक्कुआत दिलाई थी और फिर वो उसी प्रेशर में मारा गया था। प्रेशर ये बिल्ड होता है कि जब आप कौम की अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर कौम आपसे तवक्को करती है कि फिर इसको कंक्लूड करें, हमें कोई रिजल्ट दिखाएं। एक बात जो आपका पहला सवाल था कि सबसाइड होने वाला मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हो गया है। अब कहाँ करेगा अटैक, ये देखिए, ये फाइटर जहाज में फिर एक लिमिटेशन है। जब ये मैं एक पर्टिकुलर एयरफोर्स बेस से, किसी से भी, सरगोदा से, पेशावर से, कामरा से, कराची से, हमारा एक जहाज एयरबोर्न होता है। अब उसके ऊपर क्या वेपन लगा हुआ है और बॉर्डर पार करके वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ना वो जान सकते हैं पहले से, ना हम जान पाते हैं। तो हमने रिएक्ट करना होता है। तो ये इंटेंशन जो है वो सिर्फ उनकी अपनी प्लानिंग होती है। सिर्फ आपको बचा सकती है वो बेहतरीन तैयारी और रेडीनेस जो आपकी है। जाहिर है हिंदुस्तान ने अब इतना, उनके लीडरशिप ने इतना प्रेशर बिल्ड किया हुआ है अपने लोगों के ऊपर भी कि हमने पनिश करना है पाकिस्तान को, हमने सबक सिखाना है। तो वो ये तो नहीं करना कि अचानक वो ऐलान कर देंगे कि चले सॉरी गलती हो गई, हम घरों को चलते हैं, चलो रिलैक्स करें। कोई भी, उन्होंने कुछ सिंबॉलिक करना हो करेंगे, वो सिंबॉलिक ही, क्योंकि ऑल आउट का माहौल नहीं है। हम तो पता, हमारी तो इकोनॉमी आपको पता ही है कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही है। इंडिया की तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के हर बड़ा ब्रांड उधर पहुंचा हुआ है। आया वो चाहेंगे कि यहां से सारे लोग भाग जाएं? तो उनको भी कई दफा सोचना पड़ेगा कि एस्केलेशन आ रहा है सिंबॉलिक या लिमिटेड कन्फाइंड एक कॉर्नर में होगी, क्योंकि ऑल आउट वो हमसे ज्यादा, उनकी अफोर्डेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू हमारी। हमारा तो स्टेक कोई नहीं है, हम लड़ते हैं सर्वाइवल और मकसद के लिए और अपने सॉवरेनिटी के लिए। वो लड़ते हैं विनिंग और लूजिंग के सेंस में, पनिश के सेंस में। हम नहीं इस पे बिलीव करते। हमारी कैपेबिलिटी जरूर है, लेकिन हम ये किसी वक्त अपने वेपन्स को इस तरह नहीं कहते कि हमने फलां को, अब चले अपने से छोटे मुल्क को ही, नेपाल को या कोई भूटान को या बांग्लादेश को हमने पनिश करना है। हमने अपनी फोर्स इसलिए नहीं बनाई कोई, हमने ये बनाई है कि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो, आपने देखा था हमारा एक फ्रेंडली कंट्री, उसकी तरफ से भी हमारी तरफ से एडवेंचर हुआ था, हमने उसको काउंटर बैक उसी वक्त रिटेलिएट किया था। हमारे पे ये लाजिम है कि हमारी कौम हमसे तवक्को करती है, तो ये हमारे पे कर्ज होता है इस कौम का, हमने रिस्पॉन्ड बैक करना है। नॉट फॉर एडवेंचरिज्म, नॉट जीतने हारने के लिए, नॉट कब्जा करने के लिए, ना अपना मसल दिखाने के लिए, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए। अच्छा सर, एक क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एयर कमोडोर के ओहदे पे भी फाइज रहे हैं और एयरफोर्स को बड़ा डिटेल में जानते हैं, आम जो पाकिस्तानी है वो ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान का कौन सा जो तैयारा है या जंगी जहाज़ है वो इंडिया के किस जंगी जहाज़ के मुकाबले पे है। थोड़ा सा ये जो है एजुकेट करेंगे लोगों को। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर जहाज ये पहलवानों वाला नहीं होता मुकाबला, कि उधर से भी एक पहलवान आएगा या एक बॉक्सर आएगा तो वो हम मारेंगे, फिर दूसरा बॉक्सर आएगा या उससे ताकत वाला बॉक्सर आएगा, ये इस तरह नहीं होता। इट्स ए कॉम्बिनेशन। अब आप बेशक जहाज किसने शूट किया था अभिनंदन का, लेकिन वो पूरे फ्लीट को क्रेडिट दूंगा जो जैमर साथ उड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज उड़ रहे थे, रिफ्यूलर साथ उड़ रहे थे और सपोर्ट जहाज उड़ रहे थे, एस्कॉर्ट जहाज उड़ रहे थे, ऑफेंसिव जहाज उड़ रहे थे और स्ट्राइक जिन्होंने असल हमला किया था वो उड़ रहे थे। तो मैं आया जब अभिनंदन का जहाज मारा तो उस बटन को तो एक पायलट नहीं प्रेस किया था, लेकिन वो पूरा फ्लीट था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि समंदर में बाज दफा हो सकता है हमारी एयरफोर्स कहे कि हमारा JF-17 ज्यादा इफेक्टिव है, हमारा हो सकता है एयर सिक्योरिटी में या हम ज्यादा डीप स्ट्राइक करना है तो हमारा J-10C और F-16 जाएंगे। तो ये रोल वाइज होता है कि हमने क्या एक्सपेक्ट करना है और रिजल्ट क्या अचीव करने हैं। आया सिर्फ एयर डिफेंस करना है, डिनाई करना है, जो एरियल डिनाइल करना है कि हमारे मुल्क में ना आए, फिर तो कोई भी जहाज कर सकता है। कई जहाज हमारे जैसे मिराज जहाज है, वो 55 साल पुराना जहाज है, मैं उस पर 1000 घंटा मैंने फ्लाइंग की हुई है। तो वो 55 साल पुराना होने के बावजूद आपने देखा था कि अभिनंदन वाले दिन हमने पहले डीप स्ट्राइक जाके जो दुश्मन के टारगेट्स को पहले निशाना बनाया, फिर माफ कर दिया, उनको जाने दिया और जाके लेफ्ट राइट बॉम्बिंग करके हम आ गए थे। वो वही मिराज जहाज था 55 साल पुराना, क्योंकि वो सबसे सूटेबल है स्टैंड ऑफ वेपन्स के लिए आज भी, क्योंकि आप अपने मुल्क में तकरीबन अपनी हदूद के करीब रहते हुए मैक्सिमम पेनिट्रेट वेपन के थ्रू करते हैं, वो आज भी रेलिवेंट है। तो मैं समझता हूं कि हर जहाज की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपनी अपनी रेलेवेंस होती है और ये कमांडर प्लान करता है कि इस, और कॉम्बिनेशन भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सिर्फ मिराज जाएगा, और वो भी जब हमारा मिराज गया था तो अकेले नहीं गए थे, उनको भी एस्कॉर्ट करने वाले थे, उसके साथ भी दूसरे जहाज थे जो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो वेपन कैरी कर रहा था वो मिराज कैरी कर रहा था। तो ये इन मिसालों से मैं वाजे करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट नहीं होता,
अच्छा जस्टिस साहब जरूर खरीदे। सर आखिर में ज़रा ये फरमाइएगा कि वैसे तो पाकिस्तान के जो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि दो जोहरी ताकतें अगर सामने आएंगी तो हालात क्या होंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर रॉबर्ट्स जो हैं अमेरिकी थिंक टैंक के, उनकी भी आपने रिपोर्ट देखी होगी, वो भी कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो एटमी जंग होगी और उसमें फौरी तौर पे 15 करोड़ और फिर 6 महीनों में 3 अरब तक लोग जो हैं अपनी जानों से जा सकते हैं और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, इसका फैलाव बढ़ जाएगा। आप खुदा न खास्ता अगर ये जंग होती है तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो न्यूक्लियराइजेशन इस एरिया के है, हमें प्रोफेसर रॉबर्ट की या एम्बेसडर पाकिस्तान के जो वहाँ हैं उन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बैठ के सब एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे बॉर्डर कॉमन है। दुनिया में हार्डली कोई न्यूक्लियर पावर है, ज़रा सोच के बताइए, कि जिसके बॉर्डर कॉमन हो और दोनों न्यूक्लियर हों। वो नहीं है। हज़ारों मील के फासले पर है जो न्यूक्लियर है मुल्क आपस में एक दूसरे से। तो जब न्यूक्लियर हम हैं, हमारा बॉर्डर कॉमन है, हमारे पास वार्निंग इतनी थोड़ी है, तो सबसे ज़्यादा एक टर्म यूज़ करते हैं। मैंने जो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री डाली है उसमें मैंने ये बड़ा एक्सप्लेन किया है, अगर आप टाइम मिलना आपके नाज़रीन को देख सकते हैं। एक लफ्ज़ हम मिलिट्री में यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी जो जंग की धुंधलाहट होती है। जंग की धुंधलाहट ये होती है कि आप दुश्मन को क्योंकि एग्जैक्ट नहीं देख रहे होते, आप रीड कर रहे होते हैं, आप स्ट्रैटेजी देखते हैं, आप गैस वर्क करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं कि शायद अगर मैं ये करूं तो दुश्मन ये करेगा, अगर शायद मैं ये करूं तो दुश्मन ये ना कर रहा हो। तो फॉग ऑफ वॉर के अंदर, और खास तौर पे जब न्यूक्लियर हो सोचें, तो मैं अगर गलत इंटरप्रेट कर जाऊं दुश्मन की इंटेंशंस को, वहां से एक मिसाइल फायर हो और वो ना न्यूक्लियर हो, लेकिन मैं अगर रिस्पॉन्ड कर दूं, या यही इंडिया करे, अगर हम यहां से कन्वेंशनल वेपन फायर करें और वो उसको न्यूक्लियर समझ के रिस्पॉन्ड कर दें, तो आप इमेजिन करें कितना भयानक रिजल्ट्स होंगे। फॉग ऑफ वॉर का ये मतलब होता है कि आपको नियत दुश्मन की नहीं पता, उसको प्लानिंग नहीं पता, आप गैस वर्क पे सम टाइम आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं एंड सम टाइम आप अंडर रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत अंडर रिएक्ट का तो कोई तरह मसला नहीं है, ओवर रिएक्ट का ये मसला है। ओवर रिएक्ट क्या है कि हम न्यूक्लियर हैं, क्योंकि ओवर रिएक्ट का मतलब है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच कर देंगे, विच इज द मोस्ट डेंजरस थिंग।